गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज़ अगर क्लियर है और कोई दिक्कत आपको नहीं है तो मुझे बताइए, क्या ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन? ओके, तो कल हम लोग क्लास में कर रहे थे तो जहाँ से दिक्कत आई थी वो मुझे पता चल गया था, कल आप लोगों ने बता दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग मैं वहीं से एक बार रिपीट करूँगा, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा सा वहाँ से अटेंशन रखिएगा, ध्यान रखिएगा। एंड ठीक है, बाकी बिल्कुल ठीक चल रहा है? बफरिंग वगैरह का कोई इशू, एनीथिंग कोई है तो बताइए। एवरीथिंग इज फाइन। ओके, तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे इस पे सीधा आप लोग ध्यान देंगे। हम लोगों ने कल क्या क्या किया था? सबसे पहले देखिए, सी प्लस प्लस और उप्स के कॉन्सेप्ट को मैंने इसलिए उठाया है कि यहां से हम लोग ब्रांचिंग, लूपिंग, ये सारे कंडीशंस को अगर आप समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर्स को, इसके सिंटेक्स को, तो यही सारी चीजें जो रहना है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रहना है। तो उसको हम लोगों को एक क्विक रिवीजन की नीड पड़ेगी, अदरवाइज मतलब जस्ट टर्म्स अलग होंगे उसमें। सिंटेक्स सिंटेक्स भी ऑलमोस्ट जो है सेम रहेगा, लिटिल बिट जो होगा उसमें आपके बदलाव होंगे। किसके? कहीं पे इनपुट कैसे देते हैं, कहीं आउटपुट कैसे देते हैं, तो इनपुट आउटपुट यही सब बदलाव रहेगा, तो थोड़ा ध्यान देंगे। तो मैं कुछ देर के लिए क्लोज कर रहा हूं आपके मैसेज बॉक्स को। ओके, पहले तो पूछना पड़ेगा आपका कहां तक हुआ है। तो ये हो चुका था, जैसे कल हमने बता दिया था कि हैश इंक्लूड iostream.h एंड conio.h, ये हम हेडर फाइल्स यूज करते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जिसे कहते हैं। void मेन फंक्शन है, क्लियर स्क्रीन क्यों यूज करते हैं, एंड सी इन सी आउट यूज करते हैं हम, सी इन फॉर इनपुट्स एंड सी आउट फॉर प्रिंटिंग द आउटपुट ऑन स्क्रीन। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। कमेंट कैसे लिखते हैं सी प्लस प्लस में, ये पढ़ चुके थे। उसके बाद टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स का मतलब कि हमारे वेरिएबल का नेम देने वाला आइडेंटिफायर, कांस्टेंट नेम, फंक्शन का नेम, तो आइडेंटिफायर्स एक टोकन्स है। उसके बाद लिटरल्स, जैसे कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे या डिक्लेयर करेंगे, तो यहां पर ठीक है, यहां पर वो लिटरल्स है। एंड कीवर्ड्स है, कीवर्ड ऑल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड्स, जो मैंने कल कीवर्ड्स आपको दिए थे। क्या आप लोगों ने कीवर्ड को रिवाइज किया है? बताइए, कीवर्ड को रिवाइज किया है आप लोगों ने? अच्छा, पीडीएफ पीडीएफ नहीं मिला था। ओके ओके ओके। ओके, तो मैं उन चीजों को रिवाइज करा रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। और देखिए, कमेंट चाहे आप कितना भी लिख लें, कुछ भी लिख लें, उसका कोई आपके कमेंट्स को यहाँ पे केवल नहीं पढ़ा जाएगा। कोई कंसर्न है वो मैं देख रहा हूँ, उसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। बट आप चाहे कितना बार भी लिखें, एक ही बात को 100 बार भी लिखें, तो आप अपना भी टाइम खराब करेंगे और क्लास का डेकोरम भी खराब होगा। तो आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे कीवर्ड्स होते हैं जो सेट ऑफ रिजर्व वर्ड्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जो रिजर्व वर्ड है, रिजर्व वर्ड मतलब उसका प्रयोग आप किसी अन्य चीजों के नाम देने के लिए नहीं कर सकते। जैसे फंक्शन का नाम आप कोई रिजर्व वर्ड के नाम पे नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे क्लास एक कीवर्ड है, तो क्लास का यूज होता है फॉर द क्लास। क्लास को आप डिक्लेयर डिफाइन करते हैं, मतलब क्लास के लिए आप यूज करते हैं। तो आप उसका नाम कहीं फंक्शन का नाम नहीं दे सकते, ठीक है। क्लास किसी फंक्शन का नेम आप क्लास नहीं दे सकते। तो ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं, और ये सारे रिजर्व वर्ड मैंने कल बताया था, एक एक करके रिजर्व वर्ड का यूज आएगा।
जैसे एक्सेस स्पेसिफायर कल मैंने बताया था, ठीक है, यहाँ पर फॉर है, वाइल है, डू वाइल है, तो ये सारी यही तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप वर्ड सीख लिए तो बचा ही क्या, ठीक है, अगर सबका यूजेज आपको पता हो तो फिर बचेगा क्या। तो आज हम लोग इनमें से बहुत सारी चीजों को देखने वाले हैं। डेटा टाइप्स पे चर्चा हुई थी, उसके बाद यहाँ पर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप या डिराइव्ड डेटा टाइप, और हम लोग यहाँ पर ये सब पढ़ चुके थे, ठीक है, यहाँ तक तो हो चुका था। और इसके बाद हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लास। ओके, यहाँ से मुझे बताइए कि यहाँ से करना है और आगे बढ़े, बताइए एक बार, यहाँ से करना है इसके आगे बढ़े, आगे ये हो चुका था। एक्सेस स्पेसिफायर इसके आगे है, ठीक है, चलिए यहीं से हम लोग पढ़ेंगे। एक्सेस स्पेसिफायर इसके आगे है। सबसे पहले समझना है आपको कि क्लास है क्या। जैसे सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट इनसाइड अ क्लास। जहां भी सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एज अ ऑब्जेक्ट। जो भी रियल टाइम एंटिटी है उसको यहाँ ऑब्जेक्ट समझा जाता है। तो क्लास एक कीवर्ड है। जैसा हमने कहा कि क्लास का नाम देने के पहले आप क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे। इससे कंपाइलर ये समझेगा कि यहाँ से क्लास स्टार्ट है और यहाँ से हम देंगे करली ब्रेसेस। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है कि क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल यूज हुआ है, क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल यूज होता है उसे डेटा मेंबर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर अगर मैं कहूं इंट ए, ठीक है, इंट ए, या फिर इसका वैल्यू भी असाइन कर दूं इंट ए इक्वल टू 5, मतलब हमने क्या किया, हमने किसी वेरिएबल को असाइन भी कर दिया, एक वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है। तो यहां पर डेटा मेंबर क्या होता है, जो वेरिएबल यूज किए जाते हैं क्लास के अंदर उसको डेटा मेंबर कहा जाता है। और जो फंक्शन हम क्लास के अंदर यूज करते हैं उसको मेंबर फंक्शन कहा जाता है। तो एक क्लास के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि डेटा मेंबर भी होगा और मेंबर फंक्शन भी होगा। और यहां पर क्लास क्या है, क्लोज हो गया है। तो आपको यह समझना है एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। एक्सेस स्पेसिफायर होता है कि एक प्रोग्राम में जरूरी नहीं है कि एक ही क्लास हो, देयर कैन बी मल्टीपल क्लासेस। इवन इस क्लास को दूसरा कोई क्लास जो है वो डिराइव भी कर रहा है, मतलब उस केस में ये पेरेंट क्लास होगा, बेस क्लास होगा, और वो डिराइव्ड क्लास जैसे चाइल्ड क्लास। तो उस केस में कौन सा क्लास या कौन सा फंक्शन आउटसाइड द क्लास इस डेटा को एक्सेस कर सकता है, ये एक्सेस स्पेसिफायर प्रोवाइड करता है। बाय डिफॉल्ट हमने बताया था कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यहां पर मेंबर फंक्शन या डेटा मेंबर प्राइवेट होता है, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। इट मींस कि आउटसाइड दिस क्लास इस वेरिएबल को और या कोई फंक्शन है उसका यूज नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इसको ये बनाना है कि इसका यूज दूसरा क्लास भी करे, मतलब अनदर क्लास जिसका इस क्लास से कोई रिलेशन नहीं है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, इसे पब्लिक करना पड़ेगा। मतलब यहां पर हम क्या यूज करेंगे, पब्लिक। पब्लिक मींस इंटीजर ए है वेरिएबल इक्वल टू 5, जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। इसका मतलब है कि आउटसाइड द क्लास ये एक्सेसिबल है, अनदर क्लास भी इसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन वहीं जब इसको प्रोटेक्टेड करेंगे तो केवल वही क्लास इस वेरिएबल का यूज करेगा जो इस क्लास से क्या हुआ, एक्सटेंड हुआ है। एक्सटेंड कहने का मतलब इफ एनी क्लास विच इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस क्लास नेम, अगर इससे डिराइव हुआ है तो वही यूज करेगा जब प्रोटेक्टेड होगा। तो मतलब प्रोटेक्टेड मतलब लिमिटेशन लगा दिया गया कि इस क्लास में तो यूज होगा ही होगा, साथ में इस क्लास को अगर किसी क्लास ने डिराइव किया है वो यूज कर पाएगा। और पब्लिक का मतलब कि कोई भी क्लास यूज कर पाएगा आउटसाइड द क्लास, एनी क्लास मतलब इन द प्रोग्राम। और यहां पर क्या है, बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट है, इसका मतलब केवल और केवल क्लास में ही इसका यूज होगा। आगे आपको समझ में आएगा और भी क्लियरली। तो आपको 2-3 बातें यहां से समझना है
कि क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं। क्लास एक कीवर्ड है, और उसके अलावा आपको ऑब्जेक्ट क्यों डिक्लेयर करते हैं और ऑब्जेक्ट की क्या यूज है। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का। ठीक है, ना तो कोई कीवर्ड यूज किया जाता है जैसे जावा में होता है कि न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, यहां पर कुछ नहीं, जस्ट क्लास नेम डॉट ऑब्जेक्ट नेम। जैसे सपोज स्टूडेंट एक क्लास है, तो स्टूडेंट S1 सेमीकोलन, हियर S1 इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट, और इस स्टूडेंट क्लास को मान लीजिए यहां पे क्लास स्टूडेंट। ठीक है, और यहां पर हमने यूज किया है इंट ए बी सम। ठीक है, सम इक्वल टू ए प्लस बी। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको पता है कि इस S1 के हेल्प से हम इस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। इस S1 के हेल्प से यहां पर अगर हमने कोई फंक्शन यूज किया है तो उस फंक्शन को हम भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इट्स लाइक S1 इज नेसेसरी टू एक्सेस द डेटा मेंबर या फंक्शंस को कॉल करने के लिए जरूरी है। तो इसलिए यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड ओनली द स्पेसिफिकेशन फॉर द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड, नो मेमोरी और स्टोरेज इज एलोकेटेड टू यूज द डेटा एंड एक्सेस फंक्शंस। मतलब ये हमने अभी केवल डेटा लिया, टू यूज द डेटा इनसाइड द क्लास डिफाइंड इन द क्लास यू नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। हमने क्या किया, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम, ये सिंटेक्स है जिससे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया स्टूडेंट S1। तो S1 के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। आगे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक्सेसिंग, जैसे यहां पर हमने क्या किया, स्टूडेंट S1 है तो हम एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट जो है डॉट ऑपरेटर का यूज किया जाता है C++ में। ठीक है, एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट क्या यूज किया जाता है, डॉट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पे कोई फंक्शन है, एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है किसी क्लास के नाम से। ठीक है, और ऑब्जेक्ट इज obj एंड यू वांट टू एक्सेस द मेंबर फंक्शन विद द नेम प्रिंट डॉट नेम। ये एक फंक्शन है, क्लास के अंदर कोई फंक्शन है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, obj डॉट प्रिंट नेम। मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, ठीक है, और डॉट यूज करके प्रिंट नेम, मतलब इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो कॉलिंग द नेम, कॉलिंग द फंक्शन प्रिंट नेम विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट नॉट डॉट प्रिंट नेम हम यहां पर लिखेंगे। ये और भी विस्तृत तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, इससे रिलेटेड हमें थोड़ी देर में हम इसके प्रोग्राम्स को देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपके मन में क्वेश्चन मार्क आएगा कि इसका प्रोग्राम से आपको समझना है। अब यहां देखेंगे जो एक्सेस स्पेसिफायर्स है उसका बेसिक पर्पस मैंने बता दिया है, दोबारा से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, कहीं दिक्कत आएगा तो बताइएगा, मैं ऑन ही रखता हूं कुछ देर तक चैट को, क्योंकि कल दिक्कत आ गया था और हमें पता नहीं चला था। विजिबिलिटी मोड आर एक्सेस स्पेसिफायर। विजिबिलिटी मोड का मतलब होता है कि जो क्लास के अंदर डेटा मेंबर है या फंक्शंस हैं उसको यहां पर विजिबिलिटी मोड नाम देते हैं, उसका यूज एक्सेस कहां कहां पे है। ठीक है, तो विजिबिलिटी मोड्स और एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, जैसे पब्लिक, तो पब्लिक का मतलब हो गया मेंबर्स आर एक्सेसिबल बाय क्लास मेंबर, एक्सेसिबल बाय द अदर ऑल क्लास मेंबर। तो यहां पर क्या हो गया, ऑल क्लास मेंबर्स जितने भी क्लास हैं वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट क्या है, मेंबर्स आर ओनली एक्सेसिबल बाय द क्लास मेंबर्स विद इन द क्लास। और किसको एक्सेस करना है, एक्सेस करना है मेंबर्स, डेटा मेंबर को, मतलब वेरिएबल को और फंक्शन को। दो ही बात याद रखना है आपको, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट बात है कि वेरिएबल ही तो एक्चुअल डेटा जिस पे ऑपरेट होता है कोई भी फंक्शन, आपको कोई भी कैलकुलेशन करना है, कुछ भी करना है तो वेरिएबल पर ही ऑपरेट होगा, और फंक्शन। ठीक है, तो इसको एक्सेस करने की बात हो रही है। तो क्लास के अंदर ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम वेरिएबल को रखते हैं और फंक्शन को रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर पब्लिक में क्या है, पब्लिक मेंबर्स आर एक्सेसिबल बाय ऑल क्लास मेंबर्स
देखिए इतनी सीरियस क्लास चल रही है और बस मैसेज यही आ रहे हैं, सर एमसीक्यू करा दीजिए, टेस्ट सीरीज कैसे लें, ये सब चीज मैंने बताया हूं या लास्ट में मैं बताऊंगा, इसलिए मुझे क्लोज करना पड़ता है। बताइए क्या करें। एमसीक्यू कितना भी कर लें, अगर ये आएगा तो कैसे बनाएंगे बताइए। पब्लिक क्या है? इट इज एक्सेसिबल बाई ऑल द क्लासेस, अगर पब्लिक मेंबर्स है तो। प्राइवेट मेंबर्स आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास, एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर ओनली एक्सेसिबल बाय द क्लास मेंबर, ओनली एक्सेसिबल बाय द क्लास मेंबर एंड द मेंबर्स ऑफ द डिराइव्ड क्लास। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? मेंबर्स ऑफ द क्लास आर प्राइवेट, देयरफॉर इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट कीवर्ड प्राइवेट। अब जरूरी नहीं जैसे यहां पर प्राइवेट इंट ए लिखा जाए, ए इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, तो ये तो ठीक है, तो ये प्राइवेट लिखना जरूरी नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही है। अगर क्लास के अंदर है तो ये केवल क्लास के अंदर ही यूज होगा, क्लास से बाहर यूज नहीं होगा, तो प्राइवेट लिखना यहां पर जरूरी नहीं है। लेकिन इन द केस कि इस वेरिएबल को पब्लिकली एक्सेसिबल बनाना है, अपने क्लास के अंदर ही आप डिक्लेयर करिए, डिफाइन करिए, बट इसको अगर एक्सेसिबल बनाना है अदर क्लासेस के थ्रू, तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे इसको हम कहेंगे एक ग्लोबल वेरिएबल बना देना, और वैसे में क्या होगा, एक लोकल वेरिएबल के तौर पर रहेगा। लोकल वेरिएबल मतलब वो केवल क्लास के अंदर यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे इस सेट ऑफ कोड को, फिर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसे यहां पर दिखाया गया है, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया गया है, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्लास माई क्लास, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि क्लास एक कीवर्ड होता है, क्लास एक कीवर्ड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, सी प्लस प्लस में, जिससे हम क्लास का नाम देते हैं। क्लास माई क्लास, एनी नेम, ये कुछ भी हो सकता है, राम श्याम XYZ, एनी नेम, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, ये कोई भी नाम जो अपने क्लास को देते हैं, करली ब्रेसेस से ओपन करते हैं, मतलब ब्लॉक ऑफ कोड, यहां से पता चलता है कि दिस इज द ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। ये आपका क्लास का सिंटेक्स है। अब यहां पर पब्लिक, पब्लिक यहां एक्सेस स्पेसिफायर है, यहां क्लियर है, पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है, ओके। और यहां पर हमने क्या कर लिया, डबल स्लैश के हेल्प से हम कमेंट लिखते हैं, सिंगल लाइन कमेंट आपको पता है, और स्लैश एस्टेरिस्क के हेल्प से हम क्या लिखते हैं, स्लैश एस्टेरिस्क से हम क्या लिखते हैं, और फिर क्लोज कैसे करते हैं, ऐसे। तो ये मल्टी लाइन कमेंट होता है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एमसीक्यू इस तरीके का है आप कर लेंगे। यहां पर पब्लिक इंट एक्स, ठीक है, प्राइवेट इंट वाई, यहां पर दो वेरिएबल लिया गया, इंटीजर एक्स एंड वाई। यहां पर क्या है, एक्स है वो पब्लिक है और वाई है वो प्राइवेट है। अब आप कहेंगे कि आपने अभी तो कहा कि प्राइवेट लिखना जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, बाय डिफॉल्ट तो प्राइवेट ही कंसीडर होगा। ये तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब आप कोड को देखें तो आप कोड को कैसे समझ जाए, तो थोड़े से इस तरीके से यहां लिखा हुआ है, इसका कोई नीड नहीं है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तो प्राइवेट ही है। यहां पर दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल में एक को पब्लिक डिफाइन कर दिया और एक को प्राइवेट कर दिया। अब यहां पर क्लास को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहां से मेन फंक्शन शुरू होता है। मेन फंक्शन तो क्लास के बाहर ही ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है, आप समझ रहे हैं ना, क्लास के बाहर ही ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या है, क्लास नेम डॉट ऑब्जेक्ट नेम। यहां पर माई क्लास क्लास नेम है और माई ऑब्जेक्ट ये कुछ भी हो सकता है, ABCD वॉट एवर, वो आपको समझना है कि क्या आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो ये न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ये क्या है, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑफ क्लास जिसका नाम क्या है, माई क्लास। तो माई क्लास का न्यू ऑब्जेक्ट क्या हुआ, क्रिएट हुआ यहां पर माई ओबीजे, ठीक है। माई ओबीजे ऑब्जेक्ट डॉट एक्स इक्वल टू 25। अब यहां पर आप देखेंगे माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स इक्वल टू 25,
इस ऑब्जेक्ट से x को कॉल किया गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट से आपने क्या पढ़ा? आपने यही पढ़ा कि ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड so that we can call data members means variable as well as functions, but in this code यहां पर फंक्शन है ही नहीं, केवल और केवल वेरिएबल है क्लास के अंदर, बट फंक्शन भी हो सकता है, इट्स नीड, जो भी जरूरत पड़े। तो यहां पर ऑब्जेक्ट नेम जो है माई ओबीजे के साथ डॉट क्यों यूज हुआ? क्योंकि ये रूल है ऑफ दिस लैंग्वेज की डॉट ऑपरेटर का यूज यहां पर किया जाता है। डॉट एक्स इक्वल टू 25, यहां पर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेकिन हमने वेरिएबल का वैल्यू डिफाइन किया आउटसाइड द क्लास, ठीक है। इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड एंड ऑल्सो एक्स इज अ वेरिएबल ऑफ क्लास पब्लिक। अगर ये प्राइवेट होगा तो यहां से आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। केवल इसके अंदर से एक्सेस हो सकता है, लेकिन आउटसाइड द क्लास इट इज नॉट एक्सेसिबल। क्लास तो यहां बंद हो गया, क्लास यहां पर ओपन हुआ, क्लास यहां बंद हुआ, यहां सेमीकोलन यूज होता है। माई ऑब्जेक्ट डॉट वाई इक्वल टू 50, तो यहां 50 वैल्यू क्या हुआ? यहां असाइन नहीं हुआ, तो y का वैल्यू यहां पर असाइन नहीं हुआ। y वेरिएबल जस्ट एक यूज हुआ है, बट y का कोई वैल्यू असाइन नहीं हुआ है। अब यहां पर क्या है? नॉट अलाउड बिकॉज इट इज प्राइवेट। यहां पर क्या होगा? क्योंकि ये जो है यहां पर इंटीजर y क्या है? प्राइवेट है। क्लियर हो गया? तो यहां पर आपको ये समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, बताइए। और जो लोग ये इस चक्कर में है कि इसको पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, वो आराम से रहिए, क्वेश्चन होगा तभी पढ़िएगा, ठीक है। y को भी ऐसे ही कॉल किया जाएगा, लेकिन y को यहां पर क्या किया जा रहा है? y को कॉल करके यहां वैल्यू को असाइन किया जा रहा है। तो यहां पर इस केस में इस y को प्राइवेट के बजाय पब्लिक बनाना पड़ेगा। प्राइवेट के बजाय इसको क्या बनाना पड़ेगा? अगर इसको हम पब्लिक इंट y कर दें तो ये क्या होगा? ये कॉल होगा, मतलब ये असाइन हो जाएगा y इक्वल टू 50, ठीक है। जब y प्राइवेट है तो कॉल कैसे किए? कॉल किए ही नहीं, ये दिखाया गया कि इट इज नॉट अलाउड। ये दिखाया गया माई ओबीजे डॉट वाई इक्वल टू 50, दिस इज नॉट अलाउड बिकॉज y इज अ प्राइवेट। हम वही तो बता रहे हैं यहाँ पे। इस केस में सम ऑफ x प्लस वाई क्या आएगा? x प्लस वाई, y की वैल्यू असाइन तो है ही नहीं, y की वैल्यू असाइन नहीं है, तो यहां पर सम जो है x प्लस वाई हम तब निकालेंगे ना जब y की वैल्यू हम असाइन करेंगे। अरे कॉल होगा बट दिस वैल्यू इज नॉट परमिटेड। यहां पर क्या है? दिस वैल्यू, यहां पर दिस वैल्यू इज नॉट असाइंड बिकॉज यहां पर y विल नॉट टेक दिस वैल्यू 50, y विल नॉट टेक दिस वैल्यू 50 बिकॉज y जो है प्राइवेट है, पब्लिक होगा तो लेगा, ठीक है। यहां पर देखिए, इफ यू ट्राई टू एक्सेस अ प्राइवेट मेंबर एन एरर अकर्स, यहां पर क्या आएगा? एरर y इज प्राइवेट, यहां पर क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा, ओके। तो आपको ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, एक्सेस स्पेसिफायर का क्या यूज है, आपको यहां से समझ में आ गया। अब हम लोग उसी क्लास के अंदर बार बार जो यहां पर यूज कर रहे थे मेंबर, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर डेटा मेंबर इज जस्ट अ वेरिएबल। डेटा मेंबर तो एक वेरिएबल है, वो आपको समझ में आ गया कि इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, ठीक है। तो ये जो है
आपके डेटा मेंबर हो गए। अब हम लोग केवल बात करेंगे यहां पर फंक्शंस की बात करेंगे। मेंबर फंक्शन मतलब हम केवल यहां पर बात किसकी कर रहे हैं, फंक्शन की बात कर रहे हैं कि एक क्लास के अंदर फंक्शन को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, फंक्शन को कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है। ओके, आप इसको ध्यान से सुनिए। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद फिर चैट बॉक्स ओपन करूंगा तो आप लोग अपना शो बताइएगा। सबसे पहले आपको समझना है कि मेंबर फंक्शन डेफिनेशन में बी डिफाइंड इन टू प्लेसेस। मेंबर फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता है एक तो क्लास डेफिनेशन के अंदर, ठीक है, जैसे क्लास डेफिनेशन के अंदर भी डिफाइन किया जा सकता है। जैसे क्लास के अंदर ही फंक्शन डेफिनेशन, यहां पर आपको समझना है कि फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास टू फाइंड अ वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स। एक बॉक्स के वॉल्यूम निकालने के लिए यहां पर एक फंक्शन यूज किया गया। जैसे क्लास का नाम है बॉक्स, तो बॉक्स इज अ क्लास, ठीक है। पब्लिक, अब यहां पर हमने क्या यूज किया, डबल डेटा टाइप। डबल डेटा टाइप में हमने क्या क्या यूज किया, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। अब जितनी वेरिएबल की हमें नीड है, हमने उतना वेरिएबल क्या किया, यूज किया, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। डबल गेट वॉल्यूम, अब यहां पर गेट वॉल्यूम जरूरी नहीं कि आप गेट वॉल्यूम में लिखे, गेट आप बॉक्स वॉल्यूम में लिख सकते हैं। आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, आप बॉक्स वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। इट मीन्स कि दिस इज द फंक्शन ऑफ द टाइप डबल, ठीक है। और यहां पर हमने क्या किया, क्लास के अंदर आपने देखा क्लास हमने क्लोज नहीं किया, क्लास ओपन किया। यहां पर एक्सेस स्पेसिफायर क्या यूज किया, पब्लिक। पब्लिक यूज किया मतलब इट कैन बी एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहां पे फंक्शन, यहां पर वेरिएबल भी डिक्लेयर किया। ये वेरिएबल है, ये सब क्या है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, दीज आर दी वेरिएबल्स, दीज आर दी वेरिएबल्स। और वेरिएबल को क्या कहा जाता है, डेटा मेंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेटा मेंबर्स आर नथिंग बट वेरिएबल एंड दिस इज द फंक्शन। तो ये क्या हुआ, इसको मेंबर फंक्शन भी कहेंगे हम। क्या कहेंगे, मेंबर फंक्शन। In this case, this is the member function that is declared inside a class. इसको हमने कहां डिक्लेयर किया, inside the class। डिक्लेयर ही नहीं किया है, इसको हमने डिफाइन भी कर दिया, ठीक है। डबल गेट वॉल्यूम एंड इसको डिफाइन कर दिया, रिटर्न लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। और इसको हमने क्लोज कर लिया। अब ऐसे में जैसे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सिंपल तरीका है, बॉक्स, ठीक है, बॉक्स डॉट, डॉट यहां पर यूज नहीं होगा, सिंपली क्लास नेम डॉट, यहां पर हमने कर लिया B1, ठीक है, ठीक है। बॉक्स नेम मतलब बॉक्स इज अ क्लास, B1 इज ऑब्जेक्ट, तो B1 क्या हुआ, यहां पर ऑब्जेक्ट है, B1 इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, B1 डॉट गेट वॉल्यूम, B1 डॉट गेट वॉल्यूम क्या करेंगे हम, इस ऑब्जेक्ट से इस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं, गेट वॉल्यूम को हम कॉल कर सकते हैं। द आइडिया इज वेरी सिंपल कि यहां से हमें सीखना क्या है, हमें सीखना है कि अगर हमारे सामने एक कोड का, एक छोटा सा कोड का टुकड़ा आ जाए और उसमें हमें इन चीजों का पहचान करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो हम कर पाएंगे, ठीक है, कि वेदर दिस इज राइट और नॉट, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड और राइट और नॉट। तो ये आपको समझना है। मेरे हिसाब से 99.9% लोगों के समझ में आ गया होगा, और जिसको नहीं समझ में आया होगा वो ये समझ लीजिए कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है समझ पाना, क्योंकि ये इतना इजी वे से इतनी सिंपल चीज आपको बताया गया है। इट्स नॉट कि ये रट्टा मारने वाली कोई चीज इसमें है नहीं, जस्ट अ तरीका है, क्या है, एक वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम।
एंड वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम वो भी अपना नहीं है यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। गेट यहाँ पर कुछ नहीं है, गेट हमने फंक्शन लिया है, गेट वॉल्यूम इज अ फंक्शन। आप चाहते हैं आप एरिया ले सकते हैं, आप चाहते हैं यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे डबल कोई फंक्शन नेम ले लीजिए, ठीक है। ये बाहर हमने नहीं लिखा है, ये तो हमने एक एग्जांपल दिया कि ये भी नाम हो सकता है। हम तो फंक्शन का कोई भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये देखिए दो टाइप का फंक्शन होता है, एक बिल्ट इन फंक्शन है। तो बिल्ट इन फंक्शन क्या है, जैसे कि मेन फंक्शन है, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो वॉइड मेन लिखते हैं, तो वॉइड मेन जो लिखते हैं ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे हम कहें कि कोई फंक्शन नाम देना, जैसे सम एक्स यहां पर, ठीक है, तो आपको यह समझना है कि अब यहां पर हमने इनपुट नहीं दिया है, एक तो कोड का सिनॉप्सिस दिया है, कोड का एक सिनॉप्सिस दिया है कि एक टुकड़ा दिया है यहां पर जो डेटा इनपुट के रूप में हम देंगे, पहले सी इन हम इनपुट करेंगे, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, जो इनपुट हम देंगे उसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट है। आप समझिए तीनों को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकल जाएगा। दिस इज द लॉजिक ऑफ द कोड। यहां पर क्या है, ये लॉजिक तो यही है ना कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का मल्टीप्लीकेशन होता है, वो वॉल्यूम होता है। तो इस बॉक्स का वॉल्यूम निकल जाएगा तीनों का मल्टीप्लीकेशन। ये आपका जो है यही तो लॉजिक है, ठीक है। अखिलेश गुप्ता बॉक्स बी आई, क्यों बी आई नहीं लिखा है भैया, B1 लिखा है। हम यहाँ पे बॉक्स जो है ना केवल बी लिख देते हैं, या बॉक्स को केवल हम यहाँ पर बॉक्स डॉट XYZ लिख देते हैं, ठीक है। तो XYZ इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बॉक्स। क्लास के नाम के साथ स्पेस देके जो भी आप नाम लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट हो जाता है उस क्लास का, ठीक है। सोनाली जी, MCQ करवाने से जीवन में कभी क्लियर नहीं होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लियर होगा पढ़ने से ही। ये भूल जाइए कि प्रोग्रामिंग को आप MCQ करके क्लियर कर लेंगे, जीवन में कभी नहीं होगा। जितना आप पढ़ेंगे वो 0% लगेगा MCQ में। हाँ, MCQ करना है, लेकिन ये नहीं कि उससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। प्रोग्रामिंग इज समथिंग डिफरेंट। देखिए यहां पर आपको इतनी सी बात समझनी है कि आपसे पूछा गया कि मेंबर फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मेंबर फंक्शन को हमने डिफाइन किया, यहां पे आप केवल ध्यान दीजिए इस फंक्शन पे, ठीक है। तो मेंबर फंक्शन को हमने क्लास के अंदर यहां डिफाइन किया है। मेंबर फंक्शन को किसके अंदर डिफाइन किया है, क्लास के अंदर। तो मेंबर फंक्शन मतलब फंक्शन कैन बी डिफाइंड इन 2 वेज, इनसाइड द क्लास, तो ये रहा, आउटसाइड द क्लास ऑल्सो, ठीक है। तो ये रहा इनसाइड द क्लास। दिनेश प्रसाद का क्वेश्चन है कि डबल गेट वॉल्यूम के साथ डबल नहीं लिखेंगे तो क्या होगा। यही होगा कि डेटा टाइप जो आप देंगे इनपुट वो रिटर्न करेगा ना, तो वो किस डेटा टाइप में रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे डेटा टाइप है, हम यहाँ पे डबल ना लिख करके हम यहाँ चाहें तो इंटीजर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। अब यहां पर आप देखेंगे when the member function are to be defined outside the class definition। अब हमने कहा कि ये रहा क्लास रहा
XYZ, ठीक है। इस क्लास के अंदर अगर कोई फंक्शन डिक्लेयर हुआ है तो हम कहेंगे कि इनसाइड द क्लास, और इस क्लास से बाहर हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, आउटसाइड द क्लास। तो एक फंक्शन को आपसे क्या पूछा गया है, यहां पर आपका पॉइंट क्या है कि हाउ टू डिक्लेयर अ क्लास, ठीक है, व्हेन द मेंबर फंक्शन आर टू बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। हमें क्या करना है, फंक्शन को क्लास से बाहर डिक्लेयर करना है और डिफाइन करना है, ठीक है। अब इसको आप समझिए इस तरीके से, आपके सामने देखिए, थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेट करिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। हाँ, अब जो बिल्कुल ऐसा है ना कि अगर आपने बीटेक और एमसीए किया होगा, बीसीए किया होगा तो समझ में आएगा, अगर नहीं किया होगा तो नहीं आएगा। लेकिन यहाँ तो सब लोग एस्टेट क्वालिफाइड है ना, समझ में तो आना चाहिए। यहाँ देखिए क्लास सैंपल है, तो सैंपल यहाँ पर क्लास लिखा हुआ है, ये कुछ भी लिखा जा सकता है, सैंपल, जनरल, जो भी लिखिए वो आपको नाम देना है ना, ठीक है। क्योंकि एक हमने यहाँ पर क्या लिया है, क्लास सैंपल। अब यहाँ पर क्लास यहाँ ओपन हो गया, इंटीजर ए बी दो वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, पब्लिक इंट एस एक वेरिएबल है जो पब्लिक है। अब यहां पर कहिएगा यहाँ कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पब्लिक क्यों लिखा है, पब्लिक इसलिए लिखा है कि इंट जो है एस एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, जिसको आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल बनाना है, कि क्लास के बाहर से भी वो एक्सेसिबल हो, दैट्स वाई इसे क्या लिखा गया, एस, ठीक है। तो यहां पर आपको ये समझना है, वॉइड ऐड, यहां पर फंक्शन स्टार्ट होता है, क्लास क्लोज नहीं हुआ है, ये ऐड एक फंक्शन यहां पर यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, ऐड एक फंक्शन यूज हुआ है। तो यहां पर इस क्लास में एक बात समझिए, इस क्लास में क्या हुआ है कि डेटा मेंबर भी है और फंक्शन भी है, क्या है, डेटा मेंबर एंड फंक्शन भी है। यहां पर वॉइड सैंपल ऐड इंट ए इंट बी, यहां पर क्या हुआ है, इस क्लास से एक दूसरा क्लास यहां पर ऐड जो है क्या किया, एक्सटेंड हुआ है। मतलब यहां पर ऐड एक क्लास है जो सैंपल क्लास को क्या किया, एक्सटेंड किया, और इंटीजर ए इंटीजर बी, मतलब फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास। ये जो फंक्शन को डिफाइन किया गया है, कौन से फंक्शन को, ऐड फंक्शन को, ये कहां पे डिफाइन किया गया है, क्लास से बाहर डिफाइन किया गया है। यहां सिंपल ऐड है, तो सिंपल ऐड मींस इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग, ये कोई आर्ग्यूमेंट ले ही नहीं रहा है ना, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, नो आर्ग्यूमेंट। तो जब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा तो इसका कोई मतलब है, मीनिंगलेस है। तो ये डिक्लेयर तो जरूर हुआ है बट डिफाइन नहीं हुआ है। डिफाइन करने का मतलब कि ऐड फंक्शन विल टेक टू इंटीजर वैल्यू ए एंड बी, टू इंटीजर वैल्यू ए एंड बी। अब यहां पर कहेंगे सी आउट एडिशन ए प्लस बी, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ है कि इंटीजर ए और बी का वैल्यू हम जब देंगे तो ये क्या करेगा, ऐड करेगा। यहां पर द सिंबल स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्यों यूज हुआ है, इट टेल्स द कंपाइलर दैट द फंक्शन ऐड बिलोंग्स टू द क्लास सैंपल। यहां पर फंक्शन जो ऐड है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, वो सैंपल क्लास से ही बिलोंग करता है। इसका मतलब यहां पर यह है कि और हमने यहां पर देखिए इसका यूज करने के बाद हमने यहां पर बेसिकली क्या कर दिया, डिक्लेयर किया फंक्शन को, ये आउटसाइड द क्लास है, मतलब क्लास से बाहर हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है। तो इसलिए यहां पर एक बात समझना है आपको, क्लास यहां पर क्या हुआ, क्लोज हो गया, और क्लास से बाहर हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो ये दो तरीका है। यहां पर ये समझिए कि यहां पर क्या था, क्लास के अंदर ही फंक्शन को, गेट वॉल्यूम फंक्शन को क्या कर दिया गया था, डिफाइन कर दिया गया था। और यहां पर क्या हुआ, तो इसको हम कहेंगे मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन इट मींस डिफाइंड इनसाइड द क्लास,
ये इनसाइड द क्लास है और यहां पर क्या है, आउटसाइड द क्लास है। अभी बहुत सारा प्रोग्राम का कोड हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने 3-4 चीज सीख लिया कि क्लास को कैसे, क्लास का क्या सिंटैक्स है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा मेंबर और कॉल कैसे करते हैं, ठीक है। 3-4 कॉन्सेप्ट और हो जाएगा तो हम लोग एक कंप्लीट प्रोग्राम के माध्यम से इस चीज को पूरा एक बार समझ सकते हैं। इट विल टेक सम पेशेंस, ठीक है। अब हमें ये टॉपिक पे ध्यान देना है, टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन पे ध्यान देना है और वंस ब्रांचिंग, लूपिंग ये सब कंप्लीट हो जाएगा, देन वी कैन सी द एक्चुअल प्रोग्राम, मतलब जिसमें सारी चीजें एक जगह कैसे यूज हो सकती हैं, ठीक है। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे टाइप कन्वर्जन क्या है। टाइप कन्वर्जन एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लीजिए एक सेकंड रुकिए। एक क्वेश्चन आया है, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। देखिए, डेटा मेंबर इज अ वेरिएबल और फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है जो वेरिएबल पर ऑपरेट होता है। वेरिएबल पर क्या होता है, ऑपरेट होता है, वो फंक्शन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने क्या किया, इंट ए बी, तो ये वेरिएबल है। वेरिएबल का यूज हम तब करेंगे जैसे मान लीजिए इंट ऐड, ठीक है। इंट ऐड, यहां पर हमने एक फंक्शन यूज किया, ठीक है। इंट ऐड, यहां पर एक फंक्शन यूज किया, तो इस फंक्शन में ऐड हम करेंगे तो यहां पर हम ए और फिर बी जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी यूज कर सकते हैं, ओके। तो ये जो हुआ, ये एक फंक्शन है, तो इसको हम कहेंगे मेंबर फंक्शन। और ये जो है, ये एक वेरिएबल है, तो इसको कहेंगे डेटा मेंबर। तो डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, ये दोनों क्या है, एक क्लास के अंदर ही तो हम करते हैं, यूज करते हैं, या क्लास के बाहर यूज करते हैं, व्हाटएवर, जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करते हैं। ए और बी अगर प्राइवेट है मान लीजिए, तो आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल तब होगा जब उस क्लास से क्या होगा, जब उस क्लास से देखिए, आशीष रंजन कह रहे हैं मेंबर फंक्शन सब एवरेज एरिया, कुछ भी हो सकता है, फंक्शन हो सकता है। संतोष जी रुक जाइए, कंप्लीट प्रोग्राम भी कराएंगे। अब यहां देखिए टाइप कन्वर्जन क्या है। टाइप यहां पर क्या है, टाइप इज नथिंग बट डेटा टाइप। टाइप इज नथिंग बट डेटा टाइप। जैसे हमारे पास सपोज कोई डेटा टाइप है इंटीजर और हमें उसे कन्वर्ट करना है फ्लोट में, रिजल्ट उसका स्टोर करना है फ्लोट में।
तो इसमें क्या होता है कि कुछ वेरिएबल्स जो होते हैं वो इंटीजर में डिक्लेयर हैं, बट इट मे बी रिक्वायर्ड टू गेट द रिजल्ट एज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप कन्वर्जन यूज होता है। ओके, अब यहां पर देखेंगे दो टाइप का टाइप कन्वर्जन होता है। एक होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कैसे वर्क करता है, जैसे इंट x इक्वल टू 10। x यहां पर एक वेरिएबल है जो टाइप इंटीजर का है, टाइप इंटीजर है, और x वेरिएबल का वैल्यू असाइन कर दिया गया 10। यहां पर इंटीजर है y इक्वल टू 2.5 इंटू एक्स। अब यहां पर एक बात देखिए, यहां पर इंप्लिसिट कन्वर्जन हो जाएगा। इंप्लिसिट कन्वर्जन कैसे होगा, यहां पर y इक्वल टू 25, मतलब यहां पर क्या कर दिया हमने, यहां पर x को भी क्या कर दिया, x को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। इंप्लिसिटली x जो किस डेटा टाइप का था, x का डेटा टाइप था इंटीजर, बट यहां पर इंट y इक्वल टू 2.5 इंटू एक्स, तो यहां पर इंप्लिसिट क्या हो गया, कन्वर्जन हुआ है। ठीक है, और y यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, बट ये प्रोग्रामर नहीं करता है, ये प्रोग्रामर नहीं करता है। 2.5 यहां पर फ्लोट है, ये है क्या, फ्लोट है, लेकिन यहां पर हमने क्या यूज किया है, डेटा टाइप इंटीजर। सब देखिए यहां पे डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, तो क्या ये कोई एरर आएगा, एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये इंप्लिसिट कन्वर्जन के अंदर कंपाइलर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसके टाइप को कन्वर्ट कर देगा, और कन्वर्ट करके आपका आउटपुट आ जाएगा 25। मतलब इसमें प्रोग्रामर की कोई किसी प्रकार की भूमिका नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको यह समझना है कि इट्स ऑलवेज कि आप जो रिटर्न टाइप यूज करना चाहते हैं, जैसे यहां पे आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज कर रहे हैं, ठीक है, और इस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इसी किसी इंटीजर को, व्हाटएवर, तो ये जो होना चाहिए डेटा टाइप होना चाहिए कि आपका डेटा स्टोर कर पाए। ठीक है, तो यहां पर जो वेरिएबल का जो वैल्यू आ रहा है बेसिकली 25, ये इंटीजर में ही आ रहा है, लेकिन y का वैल्यू असाइन किस में किया गया, फ्लोट में किया गया। तो ऐसे सिचुएशन में नीड होता है इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का। तो ये इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है कंपाइलर, लेकिन हमें तो समझना है ना कि है क्या। ठीक है, दोबारा से मैं आपको रिपीट करके बताता हूं। यहां पर 10 क्या है, इंटीजर है, x एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू असाइन किया गया 10, ये इंटीजर है। यहां पर इंट y इक्वल टू 2.5 इंटू एक्स, तो यहां पर 2.5 इंटू एक्स जो है y को असाइन किया गया, बट यहां पर 2.5 इटसेल्फ इज अ फ्लोट, बट यहां पर 2.5 इंटू एक्स जब हम यूज करेंगे तो वैल्यू तो इंटीजर में ही आया, फ्लोट में तो आया नहीं 25। तो यहां पर 2.5 जो है ऑटोमेटिकली इसको कंसीडर कर लिया गया क्या, फ्लोट में, और उसको इंटीजर में डिक्लेयर करने के बावजूद भी फ्लोट उसको कंसीडर कर लिया। कौन कंसीडर किया, कंपाइलर। तो कोई एरर नहीं आएगा, इसको कहेंगे इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है C++ allow the programmer to create a variable and to change its type by using the typecast operator. ठीक है, typecast operator, and this process is called typecasting. ठीक है, जैसे float x इक्वल टू 3.5, int y इक्वल टू int x, तो ये एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट हो गया। एक्सप्लिसिटली क्या कन्वर्ट हो गया, y को जब हमने यहां पर x वैल्यू को दिया तो ये क्या हो गया, एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन में यहां पर y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि ये कन्वर्ट किससे हो गया, फ्लोट वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो गया किस में, इंटीजर में, तो यहां वैल्यू जो आएगा वो केवल इंटीजर आएगा। तो ये होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन टाइप कास्टिंग है क्या, टाइप कास्टिंग कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, इतना याद रखना है आपको। टाइप कास्टिंग क्या है, आपको बस इतना याद रखना है, कन्वर्टिंग अ वेरिएबल
ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, कि अगर क्वेश्चन में ऐसा एमसीक्यू में आ जाता है कि कन्वर्सन ऑफ वेरिएबल ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप इज नोन एज टाइप कास्टिंग, या फिर एक क्वेश्चन और बन जाएगा यहाँ पे, टाइप कास्टिंग कितने प्रकार का होता है, तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, तो इम्प्लिसिट एज वेल एज एक्सप्लिसिट। तो इसके लिए आपको यूज यहां पर पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल फ्लो या कंट्रोल स्टेटमेंट। तो अब जो हमारा टॉपिक है अभी का, ये क्या है, ये है कंट्रोल फ्लो एंड कंट्रोल स्टेटमेंट्स। प्रोग्राम में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि जब भी हम सेट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और एक कंडीशन को चेक करना चाहते हैं, कंडीशन के बेस पे आगे का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कंट्रोल होता है। मतलब कंट्रोल फ्लो करने का मतलब होता है कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इज डिपेंड अपॉन सर्टेन कंडीशन, किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो अगला स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर वो फॉल्स हो गया तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसमें इफ स्टेटमेंट होता है। इफ स्टेटमेंट क्या है, इफ के साथ कंडीशन यूज होता है। जैसे इफ i इज लेस देन 10, ठीक है, इफ i इज लेस देन 10 मतलब यहां पर i कोई वेरिएबल है, ठीक है, i की वैल्यू अगर 10 से कम है, इसका मतलब आगे का स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर i यहां इज लेस देन 10 स्टेटमेंट जो है, यहां पर i की वैल्यू अगर मान लीजिए 11 है, तो 11 इज लेस देन 10 ये गलत हो जाएगा। तो जैसे ही गलत होगा तो क्या होगा, एल्स में चला जाएगा, ये पार्ट किस में चला जाएगा। तो यहां पर ये केवल इफ स्टेटमेंट है कि इफ कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज दीज आर स्किप्ड, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट क्या है, एक कंडीशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। यहां पर एक ही ऑप्शन है कि अगर कंडीशन ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। अब यहां पर देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट, मतलब अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट है कि अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये एक, और अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नॉट वैलिड इनपुट, ठीक है, या कुछ भी। तो यहां पर इसे कहा जाता है इफ एल्स स्टेटमेंट। हमें कुल मिलाकर के ये समझना है कि हमारे पास कंट्रोल फ्लो या कंट्रोल स्टेटमेंट जो होते हैं वो एक होता है इफ, एक होता है इफ एल्स। इफ कंडीशन स्टेटमेंट 1, एल्स स्टेटमेंट 2, ठीक है। इफ कंडीशन यहां पर ट्रू हो गया तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स क्या होगा, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, ओके। जैसे यहां पर इफ अकाउंट नंबर इक्वल टू दिस दिस दिस, ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा कि ये आपका क्या है, अकाउंट है। और यहां पर एल्स स्टेटमेंट 2 मतलब आपका अकाउंट नंबर गलत है तो योर इनपुट इज रॉन्ग या इनपुट इज इनवैलिड। तो यहां पर ऐसे कंडीशंस में यूज किया जाता है इफ और एल्स स्टेटमेंट का। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए अभी, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट होता है। इफ एल्स इफ मतलब व्हेन वी हैव द मल्टीपल कंडीशंस। अगर एक कंडीशन है वो गलत हो जाए तो दूसरा स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट करना है, बट व्हेन वी हैव मोर देन 2 अल्टरनेटिव, ध्यान देंगे यहाँ पे, व्हेन डू हैव मोर देन 2 अल्टरनेटिव कंडीशनल स्टेटमेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या यूज करेंगे हम, इफ कंडीशन 1 अगर ये ट्रू तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, एल्स इफ कंडीशन 2 स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, एल्स इफ कंडीशन 3 स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा, एल्स स्टेटमेंट n मतलब जो एल्स पार्ट में जो स्टेटमेंट लास्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एल्स पार्ट वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसको कहते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है
यहां तक, ठीक है। उसके बाद यहां पर नेस्टेड इफ कंडीशन है। मैं इसको फास्ट इसलिए कर रहा हूं कि यहां पर कुछ ऐसा मुश्किल चीज नहीं है, ऐसा तो नहीं है किसी को मुश्किल लग रहा हो। स्पीड कीजिए। अरे कितना स्पीड करेंगे भाई। नेस्टेड इफ क्या होता है? अगर कंडीशन के अंदर कंडीशन है, जैसे यहां पर इसको हम कहेंगे नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ जैसे होता है ना फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो वो क्या है? रिकर्सन है। वैसे ही यहां पर इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा कंडीशन इफ स्टेटमेंट है तो उसको नेस्टेड इफ कहा जाएगा। जैसे इफ कंडीशन 1 स्टेटमेंट 1, इफ कंडीशन 2 स्टेटमेंट 2, एल्स कंडीशन 3। तो यहां पर क्या हुआ है कि इस कंडीशन के अंदर ये कंडीशन है, ठीक है, और ये क्लोज हुआ है, देन इफ कंडीशन 3 देन स्टेटमेंट 3 एल्स पार्ट में। इसका मतलब यहां पर इफ के अंदर क्या यूज हुआ है? इफ यूज हुआ है, तो इसको हम कहेंगे नेस्टेड इफ। क्या कहेंगे इसे? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं स्विच स्टेटमेंट का। स्विच स्टेटमेंट जो है, इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव टू इफ एल्स इफ कंस्ट्रक्ट। जैसे इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ व्हेन वी हैव द मल्टीपल कंडीशंस। मल्टीपल कंडीशंस है तो वो डिफिकल्ट होगा प्रोग्रामिंग में। इफ एल्स इफ कितने बार यूज करेंगे? तो उसका एक अल्टरनेट ऑप्शन है कि हम यूज करेंगे कौन सा स्टेटमेंट? स्विच स्टेटमेंट यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि दिस स्टेटमेंट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव टू इफ एल्स इफ कंस्ट्रक्ट, ठीक है। इट इज अ मल्टी वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। This statement causes a particular group of statements to be chosen from several available groups, ठीक है। जैसे इस कोड को अगर आप देखेंगे, int day equal to 3, switch day case 1 see out Monday, ठीक है। break case 2 Tuesday, case 3 Wednesday, break। यहां पर इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? यहां पे आउटपुट आ गया डे 3 इज वेडनेसडे। तो यहां पर स्टेटमेंट जो है बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और उनमें से हमें चूज करना है कोई भी एक डे। तो इसमें से हमें सेलेक्ट करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस है तो हमने क्या कर लिया? यहाँ पे यूज कर लिया आउटपुट वेडनेसडे डे 3। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि स्विच स्टेटमेंट का एक्चुअल यूज क्या है, ठीक है। यहां पर अगर हम इफ यूज करते, ठीक है, तो यहां पर मल्टीपल मतलब कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती, बाकी और कुछ नहीं होता, वो भी ये काम करता बट वो कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो ऐसे जब भी रिक्वायरमेंट हो कि हमें ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट में से क्या करना है, हमें चूज करना है मेंबर्स को, स्टेटमेंट्स को, तो उस केस में हम स्विच स्टेटमेंट यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, इस कोड को आप समझते रहिए, और ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे आपसे 5-7 मिनट के बाद, ओके। और उसके बाद लूपिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा।
ब्रेक का यूज यहाँ पे होता है कि नेक्स्ट कंडीशन पर जाने के लिए
चलिए मुझे बताइए, बफर तो नहीं हो रहा है ना? कोई लिखा है अमित उपाध्याय बफर हो रहा है, बताइए बफरिंग की कोई इशू तो नहीं है? नो, ओके। तो अब हम लोग लूपिंग की बात करेंगे। सर ब्रेक का यूज इसलिए करेंगे, देखिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होता है टू टर्मिनेट एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ब्लॉक। ब्रेक का यूज क्या है? टू टर्मिनेट एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ब्लॉक। ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है केस 1 सी आउट मंडे एंड ब्रेक, इसको टर्मिनेट करेगा तो ये दूसरे केस पे जाएगा। तो ब्रेक का इसलिए यूज किया जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? लूप में हो या स्विच ब्लॉक में टर्मिनेट करता है, ठीक है? क्या करता है? एग्जिट ऑफ द लूप। जब लूप टर्मिनेट होता है या यहां पर स्विच ब्लॉक टर्मिनेट होगा तो ये क्या करता है? नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाता है, ठीक है? ट्रांसफर क्या होगा? ट्रांसफर द कंट्रोल टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। ब्रेक क्या करेगा? इट विल ट्रांसफर द कंट्रोल इनटू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। ओके, आ गया समझ में? अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो आगे जाने की कोई नीड नहीं है। अब हम लोग कमलेश जी चार्ट तो ऑन है, बताइए कुछ कह रहे हैं क्या? आपसे बातचीत किया जाए। आप बिल्कुल लिखिए, कुछ भी लिखना चाहते हैं कमलेश जी। अजीबो गरीब सवाल आता है सर, चार्ट क्यों बंद रहता है? चार्ट बिल्कुल ऑन है भैया, लिखिए तो सही। नेक्स्ट है सी प्लस प्लस लूप्स, ठीक है? सी प्लस प्लस में लूपिंग स्टेटमेंट क्या है इसको हम लोग समझते हैं। जैसे दो प्रकार का लूपिंग यूज किया जाता है, एक एंट्री कंट्रोल लूप, एक एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है? जब भी प्रोग्रामिंग में इसकी नीड हो, किसी भी टाइप का काम, मतलब लूप क्या करता है? जब हम कोई भी ऑपरेशन हो, काम हो, वो रिपीट होता हो, व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट सेम सेट ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट रिपीटेडली, बार बार वो एग्जीक्यूट हो, तो ऑब्वियस सी बात है उसको हम क्या कहते हैं? उसको लूपिंग कहते हैं, ठीक है? बार बार क्या होगा? अगर एग्जीक्यूट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? लूपिंग कहेंगे। ठीक है, तो लूप्स कम इनटू यूज व्हेन वी नीड रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। तो यहां पर लूप का यूज किया जाता है। लूप दो प्रकार का होता है। लूप कितने प्रकार का होता है? लूप होता है एंट्री कंट्रोल लूप्स। एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है? और एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है कि कंडीशन पहले टेस्ट होता है। तो एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है? टेस्ट कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर एंटरिंग इनटू द लूप बॉडी। लूप के बॉडी में प्रवेश करने से पहले ही क्या होता है?
बॉडी पार्ट से पहले ही क्या होगा, पहले कंडीशन टेस्ट होगा, इसलिए इसका नाम ही एंट्री कंट्रोल लूप। जैसे फॉर लूप है एंड वाइल लूप है, तो फॉर लूप एंड वाइल लूप इज एंट्री कंट्रोल्ड लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप इज टेस्टेड एट लास्ट, मतलब इसका इवोल्यूशन क्या होता है, लास्ट में होता है। जैसे डू वाइल लूप है, तो डू वाइल लूप इज अ एग्जिट कंट्रोल लूप। क्लियर है यहां तक? तो देखिए एमसीक्यूज है, आप बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जो एमसीक्यू के क्वेश्चन आ जाएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ टाइप ऑफ लूप, ठीक है, तो उससे क्लियर हो जाएगा एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल, और ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे, रिवीजन के बिना नहीं होगा। ओके, अब यहां पर आप देखेंगे फॉर लूप क्या है। फॉर ऑब्वियस सी बात है कि ये कंडीशन को टेस्ट करेगा और कंडीशन टेस्ट करने के बाद क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो फॉर लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप है, ठीक है। तो एंट्री कंट्रोल लूप मतलब यहां पर जैसे इंट मेन फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, सी आउट हेलो वर्ल्ड। यहां पर आई की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, आई की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू 4 है, और आई की वैल्यू क्या है, 5 है, तो ये 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। आप समझ गए? आपको क्या समझना है कि यहां पर फॉर लूप जो है क्या कंडीशन टेस्ट कर रहा है, यहां पर आई एक वेरिएबल है। अब यहां पर पूरा प्रोग्राम नहीं लिखा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, आई एक वेरिएबल है, तो आई की वैल्यू अगर 1 है, लेस देन 5 है, तो 1 2 3 4 5, इन 5 कंडीशन में 1 2 3 4 5 कंडीशन में ही हेलो वर्ल्ड जो है वो कितनी बार प्रिंट होगा, 5 बार प्रिंट होगा। ओके, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अगर मान लीजिए यहां पर आई इज लेस देन 5 रहता, आई इज लेस देन 5 रहता, तो ये केवल 4 बार ही प्रिंट करता, ठीक है, 4 बार ही क्या करता, प्रिंट करता। तो इसका ध्यान रखना है आपको कि कंडीशन को और प्लस प्लस जो इंक्रीमेंट है, इतना तो आपको पता ही होगा, इसमें मुश्किल क्या है, ठीक है। तो फॉर लूप का यूज यहां पे किया जाता है कि जब हम एक ही चीज को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वहां पर लूपिंग यूज होगा, और वो भी फॉर लूप यूज होगा। 5 बार प्रिंट करेगा तब आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट एक ही वही आएगा, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड आएगा, और क्या आएगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या हो रहा है, इस सिंटेक्स पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है, यहां पे इनिशियलाइज करना मतलब बिगिनिंग ऑफ द वेरिएबल, इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद मतलब उसको एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम, इनिशियल वैल्यू। उसके बाद एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन है, मतलब बेसिकली क्या कंडीशन है कि किस कंडीशन में ये प्रिंट करेगा। और उसके बाद क्या है, अपडेट एक्सप्रेशन, मतलब इंक्रीमेंट, आगे नेक्स्ट वैल्यू कौन सा आएगा। तो नेक्स्ट वैल्यू यहां पर आई प्लस प्लस जो इंक्रीमेंट करेगा, एक बार आई का वैल्यू 1 है, दूसरी बार आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तीसरी बार आई का वैल्यू 3, चौथे बार 4, फिर कंडीशन चेक होगा। सिमिलरली फॉर लूप वर्क करता है, ठीक है। अब यहां पर हम देख रहे हैं वाइल लूप को डेमोन्स्ट्रेट किया गया सी प्लस प्लस प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। वाइल लूप को डेमोन्स्ट्रेट किया गया है किसके द्वारा, सी प्लस प्लस प्रोग्राम के द्वारा। यहां पर हेडर फाइल हमने लिख दिया है, अदरवाइज तो मेन हमारा पर्पस इससे है, ठीक है। ये तो बाय डिफॉल्ट है कि हेडर फाइल होगा, मेन फंक्शन होगा। तो इंट मेन,
इंट आई इक्वल टू 1, यहां पर बाज़ाब्ता क्या कर दिया गया है, एक वेरिएबल आई भी डिक्लेयर कर दिया गया, आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन 6, आई इज लेस देन 6, सी आउट हेलो वर्ल्ड आई प्लस प्लस रिटर्न 0। ठीक है, तो यहां पर जो टेस्ट कंडीशन है उसको समझना है। while loop are used in situations where we do not know the exact number of iterations of the loop, लूप जितने बार चलेगा वो इटरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इटरेशन, मतलब रिपीटेशन को इटरेशन कहते हैं। तो वाइल लूप का यूज, जब आप कहेंगे कि जब फॉर लूप है तो वाइल लूप का यूज क्यों किया जाता है? फॉर लूप में हमारे पास कंडीशन पता है, ठीक है, कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स लूप विल एग्जीक्यूट। ठीक है, यहां पर क्या है, while loop are used in situations where we do not know the exact number of iterations of the loop, पहले से पता नहीं है। The loop execution is terminated on the basis of the test condition, टेस्ट कंडीशंस के बेसिस पे अपने आप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। टेस्ट कंडीशन के बेसिस पे क्या हो जाएगा, अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे फॉर यहां पर इंट आई इक्वल टू 1 है, आई इज लेस देन 6, तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा बताइए, while i is less than 6 हेलो वर्ल्ड। यहां पर हेलो वर्ल्ड कितने बार प्रिंट होगा, देखिए i इक्वल टू 1 है तो प्रिंट होगा, 2 है तो भी प्रिंट होगा, 3 है तब भी प्रिंट होगा, 4 है तब भी प्रिंट होगा, 5 है तब भी प्रिंट होगा। लेकिन 6 आते ही i इक्वल टू 6, तो 6 इज लेस देन 6, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये लूप अपने आप बाहर आ जाएगा। ठीक है, वाइल लूप क्या हो जाएगा, अपने आप बाहर हो जाएगा। इसका मतलब हेलो वर्ल्ड ये भी कितने बार प्रिंट करेगा, ये भी 5 टाइम्स ही प्रिंट करेगा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड क्या करेगा, 5 टाइम्स प्रिंट करेगा। इसका मतलब वाइल लूप और फॉर लूप आपको समझ में आ गया। ठीक है, देखिए बेसिक डिफरेंस एक ही है फॉर लूप एंड वाइल लूप में। फॉर लूप में हम तब उसका यूज करते हैं जब हमें यह पता है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स जो है कोई कंडीशन चेक किया जा रहा है, मतलब हमें यह पता हो कि स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, तो पहले से पता हो कि हाउ मेनी टाइम्स अ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, ये पहले से पता हो। ठीक है, तो हम इसका यूज करते हैं फॉर लूप का। और इसका यूज करते हैं जब हमें पहले से ये पता ना हो कि एग्जैक्ट नंबर कि कितनी बार ये जो होगा एग्जीक्यूट होगा, तो यहां पर हम क्या यूज करते हैं, यहां पर हम यूज कर लेते हैं व्हाइल लूप। ठीक है, यस, इंडेफिनिट नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन, बिल्कुल सही अजय।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हम लोग, बात करेंगे किसका, डू वाइल लूप का। किसकी बात करेंगे, डू वाइल लूप का। एक ही चीज बार बार कौन लिख रहा है, रिटर्न। देखो रिटर्न जीरो का मतलब यहां पर होता है कि जब मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया तो इट विल रिटर्न जीरो। ये मेन फंक्शन का रिटर्न जीरो है। इट मींस द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब होता है रिटर्न जीरो, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। डू वाइल लूप है, ये एग्जिट कंट्रोल है। आईओ स्ट्रीम क्यों यूज करते हैं, कौन पूछ रहा है, कोई पूछ रहा था आईओ स्ट्रीम। हाँ, कल ही तो बताया मैंने, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए जैसे हम सी इन यूज करते हैं, सी आउट यूज करते हैं, तो वो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम से ही पॉसिबल होता है टू यूज सी इन सी आउट फॉर द इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। डू वाइल लूप क्या है, लूप एग्जीक्यूशन इज टर्मिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट कंडीशन। लेकिन यहां पर एक बात समझना है कि डू वाइल जो होगा वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है, एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। जैसे यहां पर स्टेटमेंट में देखिए, इंट आई इक्वल टू 2 डू सी आउट हेलो वर्ल्ड आई प्लस प्लस वाइल आई इज लेस देन 1, ठीक है, आई इज लेस देन एन 1 रिटर्न 0। तो चाहे बेशक यहां पर क्या है, स्टेटमेंट जो है यहां पर क्या है, कंडीशन फॉल्स है, लेकिन फिर भी एक बार जो है क्या करेगा, ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा, ठीक है। लाइब्रेरी फंक्शन, शहनवाज जी कल का टॉपिक रहेगा लाइब्रेरी फंक्शन और उसी से आगे बढ़ेगा, ठीक है। जैसे लूपिंग के बाद कल फंक्शन जैसे हमने बताया आपको, तो फंक्शन अभी हमने पढ़ा नहीं है डिटेल में, फंक्शन को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आप समझ रहे हैं ना। फंक्शन को पढ़ेंगे, इसमें लाइब्रेरी फंक्शन पढ़ेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, आप चाहेंगे कि भैया एक ही दिन में सब हो जाए तो नहीं होगा। आप चाहे कितना भी नाराज हो लें, कितना भी हल्ला गुल्ला कर लें, एक टाइप से ही चलेगा जैसे लूपिंग चलता है। इंट मेन इंट आई इक्वल टू 2 डू, यहां पर आप देखेंगे आई इज लेस देन 1। अब हालांकि ये क्या है, यहां पर कंडीशन क्या है, आई इज लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब 0 होना चाहिए, तो वो एग्जीक्यूट होगा। ऐसे में एक बार तो ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा, एक बार हेलो वर्ल्ड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा ही होगा। यही चीज यहां पर आपको सेंटेंसेस में बताए गए हैं, ठीक है, कि इन डू वाइल लूप्स लूप एग्जीक्यूशन इज टर्मिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट कंडीशन। द मेन डिफरेंस बिटवीन डू वाइल एंड वाइल लूप इज दैट डू वाइल लूप क्या करता है, कंडीशन को एंड में चेक करता है, कंडीशन को एंड में चेक करता है, बट वाइल लूप कंडीशन को पहले चेक करता है। तो जब वाइल लूप कंडीशन पहले चेक करेगा उसके बेसिस पे एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंस ये है कि डू वाइल लूप है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है, डू वाइल लूप क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप है, और वाइल लूप क्या, एंट्री कंट्रोल लूप है, क्योंकि एंट्री पे कंडीशन चेक कर रहा है। और इसीलिए in a do while loop the loop body will execute at least once irrespective of the test condition, ठीक है। टेस्ट कंडीशन इज फॉल्स, फिर भी क्या होगा, एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका लूपिंग। एंड थोड़ा सा एमसीक्यू करा दीजिए। एग्जैक्ट इस टॉपिक पे एमसीक्यू जो है प्रिपेयर्ड नहीं, मतलब इस पे एग्जैक्ट इसका एमसीक्यू प्रिपेयर्ड नहीं है, मतलब कंपाइल्ड नहीं है। तो ये क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट अभी है इसलिए मैंने नहीं कराया। अब यहां पर हम देखेंगे नेस्टेड लूप क्या है। नेस्टेड लूप क्या है आप समझिए,
एनी लूप स्टेटमेंट कैन बी नेस्टेड विद इन एनी अदर लूप स्टेटमेंट। मतलब लूप स्टेटमेंट जो होता है उसके अंदर, जैसे फॉर लूप है उसके अंदर फिर फॉर लूप, या वाइल लूप है उसके अंदर भी वाइल है। मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन भी अगर हो तो उसको हम नेस्टेड लूप कहेंगे। वी कैन से दैट अ लूप में कंटेन अनदर लूप इन इट्स बॉडी। दिस फॉर्म ऑफ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। इन नेस्टेड लूप्स दो प्रकार के लूप होते हैं, एक इनर लूप एक आउटर लूप होते हैं। ठीक है, इनर लूप एंड आउटर लूप, मतलब लूप के अंदर जो लूप है वो इनर लूप है। तो पहले इनर लूप टर्मिनेट होता है और फिर उसके बाद आउटर लूप टर्मिनेट होगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम इंट मेन, यहां पर इंट विक्स इक्वल टू 3, 3 सप्ताह यहां बताया गया है कि विक्स एक डेटा है जिसका वैल्यू है 3। डेज इन वीक इक्वल टू 7। डेज इन वीक, यहां पर देखिए एक बात समझना है, डेज इन वीक लिखा गया है, आपको देखने में सेंटेंस लग रहा है बट ये है एक वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल है। कल हमने आपको ये पढ़ाया था, कल हमने ये बताया था कि आप वेरिएबल डिक्लेयर करने के समय या तो अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट मतलब अंडरस्कोर के अलावा यू कैन नॉट यूज एनी सिंबल्स, स्पेशल सिंबल का आप यूज नहीं कर सकते हैं। आप समझ गए? स्पेशल सिंबल का यूज आप नहीं कर सकते हैं, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों ही वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। यहां वैल्यू असाइन कर दिया 3, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब यहां देखिए, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, ओके, आई इज लेस देन इक्वल टू विक्स आई प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस आई। तो यहां पर आपको यह समझना है कि सी आउट वीक आई एंड j इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू डेज इन वीक प्लस प्लस j एंड सी आउट डे, और यहां पर एंड लाइन है और उसके बाद रिटर्न है, मतलब क्लास क्लोज है, मेन फंक्शन क्लोज है और रिटर्न है। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा, जैसे वीक 1 पहला यहां पर देखेंगे कंडीशन क्या यूज हुआ है, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप यूज हुआ है, तो ये नेस्टेड लूप हो गया। ये हो गया इनर, ये इनर लूप हो गया, ये क्या हो गया आउटर। तो पहले ये कंडीशन चेक होगा कि इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू वीक, वीक आई यहां पर प्रिंट होगा। उसके बाद इफ j इक्वल टू आई और j दोनों की वैल्यू प्रिंट वहां पर चेक होगी। तो अगर फर्स्ट वीक है तो डे 1, सेकेंड यहां पर डे 2, डे 3, उसके बाद वीक 2। इस तरीके से क्या है, कंडीशन के अंदर कंडीशन, ठीक है, कंडीशन के अंदर कंडीशन यहां पर यूज किया जा रहा है। ठीक है, एंड एल का यूज किया गया, एंड लाइन के लिए यूज किया गया है। बेसिकली एंड एल जो है एक कमांड के तौर पर यूज किया जाता है, एक कमांड है सी प्लस प्लस में। ओके,
तो आपको नेस्टेड यहां से देखिए, यहां पे कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि फॉर लूप के अंदर फॉर लूप यूज हुआ तो ये नेस्टेड लूप है, बस फिलहाल इतना समझना है। तो आज मैं यहीं पे क्लोज करूंगा, क्योंकि एमसीक्यूज इससे रिलेटेड है, वो आगे की क्लासेस में आपकी होंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लस प्लस आई जो होता है, प्लस प्लस आई का मतलब होता है जो आई का वैल्यू इंक्रीमेंट तो यहां भी करता है, और जो न्यू वैल्यू होगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, न्यू वैल्यू ऑफ आई हो जाता है। मतलब एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आएगा वो आई का न्यू वैल्यू हो जाता है। लेकिन जो होता है एक प्रीफिक्स है, मतलब प्लस प्लस आई जो है प्रीफिक्स है और एक पोस्ट फिक्स है। पोस्ट फिक्स में क्या हो जाता है कि आई का जो वैल्यू होता है ये ओरिजिनल वैल्यू हो जाता है। मतलब जब आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होता है तो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, आई का ओरिजिनल वैल्यू हो जाता है। तो प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स का कॉन्सेप्ट है, दैट्स ऑल। पिछला स्लाइड, ये रहा पिछला स्लाइड। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं पीडीएफ कन्वर्ट करता हूं। इसमें कल वाला भी शामिल है, ध्यान रखिएगा, इस पीडीएफ में कल का भी शामिल है। वेट वेट वेट, होमवर्क के लिए कल ये रहेगा कि आप लोगों को पढ़ना है लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक है, आप लोग टॉपिक पढ़ के आइएगा लाइब्रेरी फंक्शन, फंक्शंस के बारे में। ठीक है,
इसमें दोनों दिन का पीडीएफ है, ठीक है। मंडे का भी पीडीएफ सेंड करिए, मंडे का पीडीएफ। मंडे का पीडीएफ लीजिए, मंडे का भी पीडीएफ भेज देता हूं। ओके, मैंने देख लिया आप लोगों की बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। जब हमारे स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग जब हमारे सिलेबस चल रहे हैं, तो आप लोग अगर कुछ भी कहेंगे तो उससे क्या होता है बताइए। अगर मैं कहूं कि मैं 8 घंटे क्लासेस आपकी ले लूंगा, तो 8 घंटे मैं कैसे लूंगा? जो स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग ही लूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज रही ये बात कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा टॉपिक जो है थोड़ा पहले एंड हो जाता है, ठीक है। तो आप खुद बोले थे, आप बिल्कुल बोले थे, लेकिन सिलेबस जब ज्यादा रहता, आप बताइए क्या क्या सिलेबस आपका रिमेनिंग है। आप बताइए क्या क्या सिलेबस रिमेनिंग है, आप ही बताइए। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट होगा। जैसे प्रोग्रामिंग के सारे फंक्शंस कंप्लीट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम वो सारे चीज सीख जाएंगे। और हमारा डेटा स्ट्रक्चर रिमेनिंग है। और क्या रिमेनिंग है बताइए। स्टडी प्लान आप देख चुके हैं, तो देखिए मैं समझ रहा हूं, आप देखिए आपके बहुत, आप में से कई लोग हैं जो बहुत ज्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट भी बन रहे हैं, लिख रहे हैं। उससे क्या फर्क पड़ेगा बताइए। स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे ना। और मेरे कोर्स में एमसीक्यू पहले इंक्लूड नहीं था, ये तो एमसीक्यू मैं टॉपिक में करवाता हूं तो ताकि आपके टॉपिक्स क्लियर हो। तो आप लोग उसके लिए नहीं बोल सकते कि आप ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो दे दीजिए। देखिए बेटर यही है, मैंने आप लोगों को कहा था कि स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही हैं। बेटर ये है कि आपके एंड से अगर उस टाइप से कोऑपरेशन रहा, हमारे हम जो कर रहे हैं, तो बहुत बेटर आपका जो है आपको हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को अगर जिसमें से जिसको भरोसा नहीं है, काफी लोग हैं जिनको प्रॉपर है वो कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, एमसीक्यू बैच आप लोगों को कैसे दिया जाएगा? एमसीक्यू बैच वो अलग बैच बना था। आपको उसकी नीड क्या है? जब आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराया जा रहा है, आप लोग चाहेंगे कि मैं 300 क्वेश्चन डेली करा दूं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं जितना क्वेश्चन कराया टॉपिक वाइज, ऑलरेडी टॉपिक जो है ये क्लास जो है थ्योरेटिकल है, फिर भी हमने क्वेश्चंस कराए सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस हो, क्योंकि एग्जाम एमसीक्यू बेस है। लेकिन आप अगर उस तरीके से बिहेव करेंगे तो मतलब कि जैसे कि कुछ भी लिख देना, तो फिर कैसे होगा बताइए। आप लोग भी अगर प्रॉपर अपने जो लिख रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं। आप भी अगर कुछ भी मैसेज करना हो, आप भी कुछ भी मैसेज लिख दीजिएगा, मैं भी फिर क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन आपका कितना कराना है बताइए। क्वेश्चन जब टॉपिक चल रहे हैं, टॉपिक वाइज ही चलेगा।
क्वेश्चंस फिर मैं ब्रेक कर दूंगा, क्वेश्चंस जो है 1-2 भी नहीं कराऊंगा, क्योंकि थ्योरेटिकल क्लास है। क्वेश्चन का कहीं भी जहां पर इंक्लूड है ना मॉक के दिन, उसी दिन कराऊंगा स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग। तो दोनों हाथ से ताली नहीं बजती है, क्लासेस चल रही हैं। 10 साल 15 साल पहले पढ़ाई छोड़ा हुआ है, क्लास नहीं समझ में आ रहा है क्लास क्या है, तो एक एंड से गलती है। यहां तो एक एक टॉपिक कराया जा रहा है। और स्टडी प्लान में जो दिया गया था ना, उससे एक्स्ट्रा क्लासेस चली हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो टुडे लास्ट टाइम मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब इसके बाद मैं गुस्सा नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा यही काम है। अभी मैं फिर यूट्यूब पे जा रहा हूं, यही सुबह से लेके 7 बजे से मैं यहीं रहता हूं। आप लोग गुस्सा नहीं कर रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं कि एक क्लास का सिस्टम है, क्लास के सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रही है। अगर हमने कहा कि 8 घंटा मैं ले लूंगा, मैं तब लूंगा ना जब आप 8 घंटे के जैसा आप भी ठीक से पढ़ेंगे और क्लास में ध्यान देंगे। अब ऐसे बोलेंगे कि आप जबरदस्ती आप कराइए 3 घंटा एक्स्ट्रा, तो कौन सा टीचर है जो आपको 3 घंटा एक्स्ट्रा आपको टाइम दे देगा? नहीं देगा। मैं समझा रहा हूं, ठीक है, दैट्स ऑल। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा लोग ना है मतलब उतावलेपन होकर के कुछ भी मैसेज बॉक्स में लिख रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। कराने के लिए मैं कुछ भी कराऊंगा, एक्स्ट्रा कराऊंगा, लेकिन वो तब कराऊंगा ना जब उसके लायक आपकी जो है बिहेवियर रहेगी। अदरवाइज तो नहीं कराऊंगा ना। आप कुछ भी कहेंगे कि यहाँ तो नौकरशाही वाली तो बात है नहीं कि आप कहेंगे कि आप 5 घंटे करा दीजिए, मैं 5 घंटे करा दूंगा। मैं नहीं कराऊंगा। क्यों कराऊंगा 5 घंटे? जब आपने एडमिशन लिया, स्टडी प्लान में 2 घंटा मेंशन है और 2 घंटे के अकॉर्डिंग क्लास चल रही है। आपका 18 अगस्त तक क्लास है। 18 अगस्त तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो प्लीज, ठीक है, 18 अगस्त तक आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जबरदस्ती नहीं होता है कि आज सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा ना। C++ होगा, सी होगा, पाइथन होगा, डेटा स्ट्रक्चर होगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब इतनी सी बात है। अब इसमें कुछ लोग अंधाधुन कुछ भी लिखिए, लिखने से क्या होता है? आप औरों का भी खराब करने पे तुले हुए हैं। ऐसा नहीं होता है। अभी आपके पास समय पता है कितना है? अभी कम से कम 20 दिन का समय, 20 डेज। 20 डेज में आपके सिलेबस में कुछ नहीं रिमेनिंग रहेगा। ओके, बाय बाय। हमारी बातों का बुरा नहीं मानना है, हम अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर चल रहे हैं और चलेंगे, ठीक है।